फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना या पूंजी ढांचा भी कह सकते हैं हम इसको। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। एक ऐसा क्वेश्चन होता है पूंजी संरचना क्या है, पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें, या डिटर्मिनेंट बोले निर्धारक तत्वों का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि पूंजी संरचना क्या है, इसे अनुकूलतम कब माना जाता है, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हेन इज इट ऑप्टिमम। और तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इसके इंपॉर्टेंस बताइए। तीन टाइप का क्वेश्चन है, क्रॉस करेगा तो तीनों में से कुछ भी रहेगा। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर और उसका डिटर्मिनेंट्स, यानी फैक्टर्स जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। ध्यान दीजिएगा ठीक से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट पर अगर हम काम कर रहे हैं, किसी बिजनेस पर काम कर रहे हैं, बिजनेस को करने के लिए जितना भी कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, जो पूंजी की आवश्यकता होती है। मान लीजिए हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस को करने के लिए कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उसको करने के लिए हमको 50 लाख रुपए की जरूरत होती है। तो ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल होता है लॉन्ग टर्म फंड का जो हम रिक्वायरमेंट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म फंड का जो रिक्वायरमेंट होता है, जो 50 लाख, मैंने बताया कि 50 लाख का बजट है कि 50 लाख हमको पूंजी चाहिए। ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल होता है, इसी को हम लोग कहते हैं कैपिटलाइजेशन। इसको हम लोग कहते हैं कैपिटलाइजेशन। और वो कैपिटल कहाँ कहाँ से आएगा, उसका मिक्स तैयार करते हैं कि कुछ पैसा हम कर्जा लेते हैं बिजनेस के लिए और कुछ पैसा ओनर फंड से लगाता है। माने जैसे कि शेयर बेचे, कुछ पैसा शेयर बेच के आया, शेयर में भी कुछ इक्विटी शेयर बेच के आया, कुछ प्रेफरेंस शेयर बेच के आया, कुछ कर्जा लिए डिबेंचर इशू करके आया, कुछ बैंक से लोन लिए या लोन फ्रॉम अदर्स इंस्टीट्यूशन से लिए। तो इस तरह का डेप्ट और इक्विटी के बीच एक प्रकार का क्या होता है, रेशियो होता है। उस रेशियो को हम लोग कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी मान लीजिए कि एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए बिजनेस का रिक्वायरमेंट 50 लाख रुपया की है, 50 लाख रुपया हमको जरूरी है, 50 लाख रुपया की जरूरी है। तो ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल है, ये रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल हो गया। रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, ये 50 लाख की जो जरूरत है, इसको हम लोग कहेंगे हमने क्या किया, कैपिटलाइजेशन किया। क्या किया, कैपिटलाइजेशन किया। अब ये पूंजीकरण कहते हैं हिंदी में, हमने पूंजीकरण किया। अब ये 50 लाख रुपया कहाँ से आएगा, ये 50 लाख रुपया कहाँ से आएगा, तो कुछ पैसा हम क्या करते हैं, डेप्ट से लेते हैं और कुछ पैसा शेयर से लगाते हैं। शेयर मतलब ओनर कैपिटल लगाते हैं। 50 लाख में मान लीजिए कि हमने 30 लाख रुपया क्या किया, 30 लाख रुपया ओनर्स कैपिटल लगाया, यानी स्वामित्व पूंजी लगाया 30 लाख रुपया, और 20 लाख रुपया हमने क्या लगाया, डेप्ट कैपिटल लगाया, डेप्ट कैपिटल लगाया। तो इस दोनों का जो मिक्स होता है, डेप्ट इक्विटी का मिक्स है। ये क्या है, डेप्ट और इक्विटी का मिक्स है। इक्विटी मतलब अपना पैसा। तो इस डेप्ट इक्विटी के मिक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इस तरीके से फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में बहुत सारे मैनेजर सब रहते हैं, बहुत सारे एडवाइजरी डिपार्टमेंट एडवाइजर सब रहते हैं। तो वो लोग अपना अपना राय बताता है कि 50 लाख रुपया कैसे आएगा। कोई बोलेगा सर कर्जा बेसी लीजिए, अपना पैसा कम लगाइए। किसी ने एडवाइस दिया अपना पैसा बेसी लगाइए, कर्जा कम लीजिए। किसी ने एडवाइस दिया दोनों सेम लगाइए। तो किसके एडवाइस को हम मानेंगे बेस्ट, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने के पहले, एक बेस्ट और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने से पहले बहुत सारा कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं। मान लीजिए कि पहला ऑप्शन है ऑप्शन 1, ऑल्टरनेटिव वन में क्या किया, बोला कि सर 50 लाख ऐसे लीजिए, इक्विटी शेयर से लीजिए, इक्विटी शेयर से ले लीजिए 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर से ले लीजिए 10 लाख, अपना पैसा अगर बचा हुआ कोई रिजर्व सरप्लस है तो उसमें से लगा दीजिए 5 लाख के। उसके बाद डिबेंचर से लीजिए, डिबेंचर जारी करके लाइए 20 लाख,
अब बैंक से लोन ले लीजिए 5 लाख। इस तरीके से मेरा 50 लाख की क्या हो गई, जो रिक्वायरमेंट था पूरा हो गया। 10 10 20 25 25 50 लाख। ये एक ऑप्शन 1 हुआ कि ऐसे डिसीजन बनाया। अब क्या करेंगे, दूसरा आदमी ने फिर बनाया ऑल्टरनेटिव 2, दूसरा विकल्प। ये बोल रहा है कि सर इक्विटी शेयर से लगाइए 40 लाख और डिबेंचर जारी करके पैसा लीजिए, कंपनी को पैसा आएगा डिबेंचर से 10 लाख। तो ये भी अपना एक स्ट्रक्चर बना कि ऐसे भी 50 लाख रुपये क्या होगा, रिक्वायरमेंट हो जाएगा। 50 लाख की ऐसे भी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, कोई तीसरा ऑप्शन दिया कि नहीं सर इक्विटी कैपिटल अपना वाला लगाइए 10 लाख या 15 लाख अपना वाला लगाइए और डेप्ट ज्यादा लगाइए, डेप्ट ज्यादा लगाइए 35 लाख डेप्ट लगाइए 50 लाख। अब ये 3 तो ऑल्टरनेटिव हुआ, 3 विकल्प हुआ। मैंने एडवाइजरी डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल एडवाइजर सब ने अपना अपना एडवाइस दिया कि बिजनेस के लिए जो 50 लाख की जरूरत है उसका एक मिक्स कीजिए। क्या देख रहे हैं इसमें मिक्स, ये डेप्ट है ये इक्विटी है, दोनों का मिक्स है। यहाँ भी इक्विटी है डेप्ट है, दोनों का क्या है मिक्स है। यहाँ भी इतना पैसा क्या है, अपना पैसा इक्विटी ओनर कैपिटल है, ये डेप्ट है। तो ये सब डेप्ट और इक्विटी का क्या होता है, मिक्स होता है। तो डेप्ट इक्विटी का जो मिक्स होता है उसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करने से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कोई भी प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट पर जो काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमको कितना पूंजी चाहिए, कितना फंड चाहिए। तो जो फंड का रिक्वायरमेंट करते हैं उसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन। मान लीजिए हमको 50 लाख की जरूरत है तो हमने 50 लाख का रिक्वायरमेंट किया कि हमको इस काम को करने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। तो 50 लाख रुपए मेरे क्या हो गया, कैपिटलाइजेशन हो गया। अब वो 50 लाख कैसे आएगा, इसके लिए डेप्ट और इक्विटी का क्या किए, मिक्स किए। हो सके डेप्ट जीरो भी लगा सकते, पूरा पैसा इक्विटी से लगा सकते, या पूरा पैसा इक्विटी से लगा दिए डेप्ट जीरो, या पूरा कर्जे ले लिए इक्विटी जीरो। तो इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन बनाया जाता है विभाग में और उसमें एनालिसिस किया जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट। हम 50 लाख कैसे प्राप्त करेंगे, हम 50 लाख कैसे प्राप्त करेंगे, क्या इस ऑप्शन से प्राप्त करेंगे, क्या इस ऑप्शन से प्राप्त करेंगे, या क्या इस ऑप्शन से प्राप्त करेंगे। तो इसमें बेस्ट कौन होगा, तो बेस्ट वही होगा, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट वही होता है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर उसी को कहेंगे, ऑप्टिमम का मतलब अनुकूलतम। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हम उसी को कहेंगे, ऑप्टिमम का मतलब अनुकूलतम पूंजी संरचना, अनुकूलतम पूंजी संरचना, अनुकूलतम पूंजी संरचना। किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम का मतलब क्या हुआ, बेस्ट। बेस्ट मतलब कैसे समझेंगे बेस्ट है, तो जब ये क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा, मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। अगर हमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया जिससे मेरा मार्केट में शेयर का वैल्यू क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, शेयर का वैल्यू बढ़ना चाहिए। या हम ऐसे भी कर सकते हैं मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म का वैल्यू को भी आप मैक्सिमाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, पहली बात। दूसरी बात क्या होना चाहिए, मिनिमाइज, मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी की लागत को क्या करना है, न्यूनतम करना है। उस कैपिटल स्ट्रक्चर को बेस्ट बनाएंगे हम जिसमें अंशों का बाजार मूल्य क्या हो, अंशों का बाजार मूल्य अधिकतम हो, अंशों का बाजार मूल्य अधिकतम हो, या फर्म का वैल्यू बढ़ जाए, या कुल पूंजी की लागत कम हो। पूंजी की लागत का मतलब जो पूंजी हम प्राप्त करते हैं उसके बदले में ब्याज देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है, फ्लोटिंग चार्ज होता है, इशू एक्सपेंस होता है। मान लो शेयर बेचेंगे तो फिर शेयर बेचने के लिए अलग से प्रोस्पेक्टस बनाइए, उसको प्रिंटिंग कीजिए, उसमें खर्चा, ब्रोकर का खर्चा है। फिर शेयर बेचोगे तो बदले में डिविडेंड देना पड़ता है। तो कितना पैसा शेयर बेच के आया, कितना पे करना पड़ रहा है, उसके बीच एक कट ऑफ रेट होता है, उसको हम लोग पूंजी की लागत कहते हैं।
अब मार्केट प्राइस, शेयर का मार्केट प्राइस मतलब बुझ भी कर, शेयर का जो वैल्यू होगा फेस वैल्यू, उससे ज़्यादा शेयर का वैल्यू होना चाहिए। मार्केट में जो वैल्यू करंट वैल्यू है वो बढ़ना चाहिए। तो इधर हमने जो बताया कि मान लीजिए 3 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, इसमें से कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट होगा। जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो इसका एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे टूल्स का यूज करते हैं, इसका बहुत सारा थ्योरी है एनालिसिस करने का। तो वही कैपिटल स्ट्रक्चर को हम बेस्ट मानेंगे जिसमें क्या होगा, मार्केट प्राइस शेयर का क्या होना चाहिए, कंपनी का शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ना चाहिए, और कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे कुछ पैसा इक्विटी शेयर से लिया, कुछ डिबेंचर से लिया, कुछ बैंक से लोन लिया, तो ओवरऑल सब मिला के कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है कट ऑफ रेट वो कम होना चाहिए। सबके कंपेयर में जितने ऑप्शन ही हमने बताया इस सबके कंपेयर में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसमें सबसे कम होगा, या मार्केट प्राइस शेयर का वैल्यू जिसमें ज़्यादा बढ़ेगा, अगर ऐसा दोनों ऑप्शन आ रहा है तो उसी कैपिटल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या मानते हैं, ऑप्टिमम यानी बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर मानेंगे। तो कोई भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में पहले फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय कैपिटलाइजेशन किया जाता है कि हमको पूंजी की कितना आवश्यकता है, वो पूंजी कहाँ से आएगा, कर्जा लेके आएगा या अपना पैसा लगाएंगे, ओनर्स कैपिटल लगाएंगे या डेब्ट कैपिटल लगाएंगे, उसके एक कॉम्बिनेशन किया जाता है, एक मिक्स किया जाता है, किसका, डेब्ट कैपिटल का और ओनर्स कैपिटल का। तो इस तरह डेब्ट कैपिटल ओनर कैपिटल का जो मिक्स होता है उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। मैंने हमने 50 लाख रुपए कैसे लिया, अपना पैसा कितना लगा, ओनर्स कैपिटल कितना लगा, डेब्ट कैपिटल कितना लगा, उसका मिक्स करते, कैपिटल मिक्स किया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं डेब्ट इक्विटी का जो मिक्स होता है उसी को कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। अब पहले प्लानिंग करते समय 10-12 का कैपिटल स्ट्रक्चर या 5-6 और 2 से ज़्यादा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते, उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं कि किस सिचुएशन में 3-4-5 को मान लीजिए हम ऑप्शन बनाए, किस में कौन सा ऑप्शन में कंपनी का जो मार्केट प्राइस, शेयर का जो मार्केट प्राइस वो ज़्यादा हो रहा है और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रहा है। तो जिसमें ऐसा सिचुएशन आएगा वही कैपिटल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या मानेंगे, बेस्ट या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मानेंगे। अब यहाँ पर बात होगा सर कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है ये मिक्स होता है, किसका, डेब्ट कैपिटल का और ओनर्स कैपिटल का। ओनर्स कैपिटल मतलब ओनर का जो अपना पैसा बिजनेस में लगा है, तो ओनर अपना कौन सा पैसा लगा दिया, तो वो शेयर बेच दिया, मान लीजिए हम अपना शेयर बेच दिए तो अपना ही पैसा फिर वो शेयर खरीदेगा, कोई लोग लगाएगा तो वो भी शेयर होल्डर हो गया, या कुछ पैसा रिजर्व में रखा हुआ है, सरप्लस पैसा प्रॉफिट का बचा वही बिजनेस में लगा दिए, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट करके। प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट में तो क्या होता है, जो पैसा हम रिटर्न करके रखे थे, इतना दिन से बचा कर रखे थे, उस पैसा को बिजनेस वापस क्या किए, लगा दिए, या मार्केट से हमने क्या किया, कर्जा ले लिए। इस दोनों का जो मिक्स होता है ना, मिक्स, उसी मिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या। तो इतना बात को आप लोग लैंग्वेज बना के लिख दीजिएगा तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब सुइटेबल डेफिनेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग के मन में क्वेश्चन आता होगा सर कि हम डेब्ट का यूज ज्यादा करें या अपना पैसा ज्यादा लगाए। मान लीजिए हम कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमको 10 लाख की जरूरत है। अब 10 लाख में कर्जा कितना ले, अपना पैसा कितना लगाए, ये ध्यान दीजिए। खाली सारा पैसा अपना लगा दोगे फिर भी डूब जाओगे, ऐसा भी होता है। तो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इसका एनालिसिस किया गया है बहुत तरीके से कि अगर डेप्ट ज्यादा होता है, क्या होता है, डेप्ट ज्यादा होता है, ओनर कैपिटल कम होता है, तो उस कैपिटल स्ट्रक्चर को हम लोग बेस्ट मानते हैं। लेकिन अगर ओनर डिविडेंड पे ही नहीं कर रहा, शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं पे कर रहा, तो उस सिचुएशन में ओनर कैपिटल को बेस्ट माना जाता है। तो ऐसी तो बात नहीं, कंपनी तो डिविडेंड पे करवे करेगी। अगर डिविडेंड पे करने के बाद भी, कंपनी के शेयर के मार्केट प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, जो शेयर का मार्केट प्राइस पहले था अभी भी वही है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ओनर कैपिटल लगाएंगे। लेकिन डिविडेंड पे करने के बाद अगर शेयर का मार्केट वैल्यू गिर रहा है, तो उस सिचुएशन में डेब्ट कैपिटल का यूज करेंगे। डेब्ट कैपिटल के यूज करने से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है कंपनी को। डेब्ट कैपिटल का यूज करने से क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है कंपनी को। क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट, क्योंकि टैक्स जो काटते हैं उस प्रॉफिट को ऊपर काटते हैं, जैसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसमें से इंटरेस्ट घटाते हैं। क्या करते हैं, इंटरेस्ट, तो मेरा आ जाता है क्या, अर्निंग बिफोर टैक्स।
अब इस पर क्या करते हैं, टैक्स काटते हैं, इस पैसा पर क्या करते हैं, टैक्स काटते हैं। तो अगर इंटरेस्ट घटेगा, ज्यादा इंटरेस्ट घटेगा तो ये पैसा कम आएगा। अगर इंटरेस्ट ज्यादा डिडक्शन हो रहा है तो ये पैसा क्या होगा, ये पैसा कम आएगा। नहीं, टैक्स से पहले का प्रॉफिट कम हो रहा है तो टैक्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा। टैक्स के व्यू से बचने के लिए ज्यादातर कंपनी क्या करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट का ज्यादा यूज करता है, क्योंकि डेप्ट के यूज ज्यादा करने से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट पे करते हो क्या होता है, बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट में टैक्स में रिबेट मिलता है कि आपका जो भी इनकम होगा उसमें पहले इंटरेस्ट दीजिए, इंटरेस्ट देने के बाद जो बचेगा उसी पर कंपनी पर टैक्स काटा जाएगा। इसलिए तुम लोग सुनते होंगे बड़े बड़े कंपनी के बारे में, 500 करोड़ का कर्जा में है, 400 करोड़ का कर्जा में है, अब प्रॉफिट इतना कमा रहा है, कंपनी भी डेवलप है, ग्रोथ स्टेज में है, भाई तो इतना कर्जा क्यों है, शौक से नहीं, टैक्स बचाने के लिए। बड़े बड़े कंपनियां टैक्स हमेशा चुकाती नहीं है, वो टैक्स बचाने का बहुत उपाय खोजती है, टैक्स से हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। बात समझ गए, क्योंकि एक कंपनी पर बहुत बर्डन रहता है टैक्स का, सबसे ज्यादा टैक्स कंपनी ही पे करती है, सबसे ज्यादा टैक्स। इंडिविजुअल के लिए तो टैक्स स्लैब है, कितना रुपया कमाओगे, 2.5 लाख माफ, 2.5 लाख पर टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन कंपनी अगर 10 रुपया भी कमाती है ना तो भी टैक्स लगता है, 25% टैक्स लगता है, इनकम टैक्स 25% लगता है। अब इनकम टैक्स है, जीएसटी है, बहुत तरह का टैक्स कंपनी पर लगाया जाता है। पहले तो डिविडेंड टैक्स भी लगता तो हट गया, तो पहले ज्यादातर कंपनी से पर सब मिला के इनकम का आधा पैसा टैक्स में चला जाता था। तो टैक्स से बचने के लिए बड़े बड़े कंपनी सब क्या करती है, डेब्ट कैपिटल का ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन हम सबको देख के नहीं बोलेंगे, हम आपको यही बताना चाहेंगे कि आप कंपनी का, आपका जो कंपनी है, मान लीजिए कोई कंपनी, उसका क्या प्रेजेंट पोजीशन है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है, उसका एनालिसिस करके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट और इक्विटी का मिक्स करना पड़ेगा कि कंपनी का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन को देख के देखना है कि डेब्ट का ज्यादा यूज करे या कैपिटल का ज्यादा यूज करे। तो उसी पर अगला टॉपिक है आपको डिटर्मिनेंट फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर ये ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है, आप कह सकते हैं पूंजी संरचना, पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक, या पूंजी संरचना के निर्धारक भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जवाब लिखने से पहले आप ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे क्या, तो कंपनी का पोजीशन बताएंगे कि कंपनी किस पोजीशन में है, वो कैसा बेनिफिट लेना चाहता है, और उसका प्रेजेंट पोजीशन क्या है, उस हिसाब से कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट का यूज ज्यादा करेगा या ओनर कैपिटल का यूज ज्यादा करना। इसमें लिखना है दो एगो टॉपिक पर आपका एनालिसिस करना है, एक डेब्ट कैपिटल पर, एक ओनर कैपिटल पर यानी शेयर कैपिटल पर। किसका ज्यादा यूज करेंगे, डेब्ट कैपिटल या ओनर कैपिटल। इस कंसेप्ट में इसी दोनों टॉपिक को लेके आपको पूरा एनालिसिस करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर में नहीं ना हो गया कि सर हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें कर्जा ज्यादा लेंगे ना कि अपना पैसा ज्यादा लगाएंगे, तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। तो वही फैक्टर्स सब एक एक करके बताएंगे। तो पहला हो गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये पहला फैक्टर्स हो गया। ब्याज आवरण अनुपात, ये क्या बताता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको क्या बताता है, ध्यान दीजिएगा, ये पहला पॉइंट, ऐसा 7 8 को 10 को पॉइंट बताएंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है कि आप इंटरेस्ट पे करने का आपका कैपेसिटी क्या है, इंटरेस्ट पे करने का कैपेसिटी क्या है। एंड इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी ICR बराबर EBIT बाय इंटरेस्ट। ये सब लिखोगे आप लोग। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़ोगे, रेशियो चैप्टर में भी पढ़ाए होंगे। उसमें होता है EBIT बटे इंटरेस्ट, माने इट मेजर्स द कैपेसिटी ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। कोई कंपनी कितने इंटरेस्ट पे कर सकता है उसके कैपेसिटी को मेजर करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स
टैक्स और ब्याज देने से पहले कंपनी कितना कमा रही है? 6 लाख कमा रही है। ब्याज और टैक्स देने से पहले कितना कमा रही कंपनी? 6 लाख। अब ब्याज पे करेगी कंपनी कितना? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख पे करेगी मतलब इसका कवरेज रेशियो क्या है? 4 गुना है, 4 टाइम्स है। और इंटरेस्ट के कंपेयर में उसका आमदनी कितना हो रहा है? 4 गुना है। तो इसका मतलब उसको अगर 2 लाख रुपया और ब्याज देना पड़ेगा तो आराम से पे कर सकते हैं कि नहीं पे कर सकते? अगर मान लो 4 लाख रुपया ब्याज भरना होगा तो 4 लाख भर सकते कि नहीं भर सकते है? तो यानी वो और ब्याज चुका सकता है। तो जब और ब्याज चुका सकते हैं इसका मतलब तो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट का यूज ज्यादा कर सकता है, ऋण पूंजी का ज्यादा प्रयोग कर सकता है। तो अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना हाई रहेगा तो उसको कंपेयर करके देखिए कि हमारे कैपेसिटी है 6 लाख से 1.5 लाख घटाएंगे तो 3.5-4 लाख रुपया हम और ब्याज चुका सकते हैं। 4.5 लाख का और ब्याज चुका सकते हैं तो हम उसमें 3 लाख का भी ब्याज दे सकते हैं, 2 लाख का भी ब्याज दे सकते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर हाई है, क्या है? हाई मतलब ज्यादा हो रहा है। हाई मैंने जैसे 4 गुना आया, 5 गुना आ जाएगा, 6 गुना आ जाएगा और ज्यादा आ जाएगा। तो जितना हाई होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जितना हाई होगा उतना ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट कैपिटल का यूज क्या करेंगे? मोर डेब्ट कैपिटल का यूज कर सकते हैं। तो हमको कोई घाटा नहीं है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट भी देंगे तो मेरा टैक्स क्या लग जाएगा? मान लीजिए हम इस पर इंटरेस्ट दे देते 6 का 6 लाख ब्याज देते हैं तो मेरा ब्याज देने के बाद इनकम क्या होगा? 0। तो टैक्स भी क्या लगेगा? 0। तो ये पहला टॉपिक हुआ। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर। If interest cover ratio is high, then the company is able to use more debt capital. अगर इंटरेस्ट कवर रेशियो हाई है तो कंपनी अपने पूंजी संरचना में ऋण पूंजी का प्रयोग अधिक कर सकता है, बहुत ज्यादा कर सकता है। मैंने ऋण और ले सकता हूँ कर्जा, तो अपना कर्जा लेके करे बिजनेस। लेकिन अगर इंटरेस्ट कवर रेशियो बहुत कम है, या 1 आ गया, 2 आ गया, 1.5 आ गया, तो मानिए को कर्जा और लेगा तो डूब सकता कंपनी। क्या? तो इस सिचुएशन इसमें यही डील करना कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक बेस्ट टेक्निक है, एक बेस्ट टेक्निक है। आप कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट कैपिटल का यूज ज्यादा करेंगे या कम करेंगे उसको मेजर करने के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज द रेशियो बिटवीन ईबीआईटी एंड इंटरेस्ट। इट इज द रेशियो बिटवीन ईबीआईटी एंड इंटरेस्ट। यानी जितना ज्यादा ईबीआईटी होगा इंटरेस्ट के कंपेयर में जितना ज्यादा होगा, यानी ये रेशियो जितना ज्यादा आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट का यूज उतना ज्यादा कर सकते हैं। ये लिखना है आपको। क्लियर? दूसरा टॉपिक आपका हो गया, दूसरा टॉपिक हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत, पूंजी की लागत। इसको समझना पड़ेगा क्या आता है। मान लीजिए हम शेयर बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? शेयर अगर सेल करेंगे तो मेरा क्या क्या खर्चा होगा? इश्यू एक्सपेंस होगा। इश्यू एक्सपेंस में हमारा हो जाएगा क्या? मान लीजिए कि प्रिंटिंग करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस छापना पड़ेगा ना, पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस छापने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिंटिंग करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा ना। उसके अलावा आपको ब्रोकर को, बिना ब्रोकर का थोड़ा शेयर बेच सकते हैं, ब्रोकरेज देना पड़ेगा, दलाल को देना पड़ेगा। इसके अलावा हमको अंडरराइटिंग कमीशन भी क्या करना पड़ेगा? अंडरराइटर को भी देना पड़ेगा कमीशन, गारंटी लेने के लिए कि मेरा शेयर बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो इसके पीछे जो खर्चा होता है इसको इश्यू एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इश्यू एक्सपेंस। इसके अलावा शेयर बेचोगे तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो ये जो इतना रुपये पेमेंट करना पड़ता है हमको। अब मान लो ये शेयर बेच के 1 लाख आया, कितना आया? 1 लाख आया। 1 लाख आया माने 1 लाख, माने 1 लाख का शेयर है। सपोज 1 लाख का शेयर है, ये सब खर्चा मेरा 10,000 हो गया। कितना हो गया? तो कितना आया मेरे पास? 90,000 आया। और हमको डिविडेंड 9,000 देना पड़ रहा है। तो 9,000 जो डिविडेंड देना पड़ रहा है कितना में? 90,000 में। परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो मेरा कितना लग रहा है? 10%। यानी शेयर बेचने से 10% मेरा खर्चा बढ़ रहा है। तो यही 10% क्या होगा? कट ऑफ रेट। इसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ शेयर कैपिटल हुआ। ये क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ शेयर कैपिटल। उसी प्रकार मान लीजिए डिबेंचर, अगर हम कर्जा लेते हैं, डिबेंचर बेचते हैं, तो डिबेंचर में भी यही सब खर्चा सब आएगा। प्रिंटिंग करना पड़ेगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट ऑफ लोन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा ना। डिबेंचर सर्टिफिकेट ऑफ लोन होता है, ब्रोकर को देना ही पड़ेगा, अंडरराइटिंग कमीशन देना ही पड़ेगा। बदले में यहाँ पर क्या देना पड़ेगा हमको? इसमें इंटरेस्ट।
मान लीजिए हमको डिबेंचर बेच के मान लीजिए कि 80,000 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है? 80,000। और हमारा 12,800 रुपया का ब्याज देना पड़ रहा है। 12,800 रुपया का क्या देना पड़ रहा है? ब्याज देना पड़ रहा है। आज इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 16% लग गया हमारा। तो ये जो 16% हुआ ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ डेप्ट हुआ। केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट। आई मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल बेचे तो ये जो 10% है क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ इक्विटी हुआ 10%। के का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ऐसे एनालिसिस करते हैं कि शेयर बेचने से क्या होता है और डिबेंचर बेचने से क्या होता है। तो किसमें मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आ रहा है? तो इस सिचुएशन में मेरा इसमें 10% लग रहा है, इसमें कितना लग रहा है? तो इसका मतलब हमको शेयर बेच के पैसे लेना चाहिए। फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी देखते हैं। ओवरऑल क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का बहुत सारा मेथड है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, इक्विटी का भी निकालते हैं, डिबेंचर का भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल निकालते हैं। वेटेड एवरेज का भी एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। अपना पैसा लगाएंगे कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग निकालते हैं। तो बहुत जो भी फंड हम लगाएंगे, चाहे अपना रिटर्न अर्निंग लगाए, चाहे इक्विटी शेयर बेचे, चाहे प्रेफरेंस शेयर बेचे, चाहे डिबेंचर बेचे, सबका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं और फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखते हैं। मतलब हमने पहले शुरू स्टार्ट में बताया था कि क्या बताए थे, मान लीजिए हम इतना से पैसा ले रहे हैं तो इक्विटी शेयर का भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, प्रेफरेंस का भी निकालेंगे, इसका भी रिटर्न अर्निंग का जो पैसा लगाएंगे रिजर्व में वो भी इसका भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, डिबेंचर का भी निकालेंगे, बैंक लोन का भी कॉस्ट निकालेंगे। फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सब मिला के कितना पड़ा नेट, इसमें देखेंगे। उसी तरीके से इसमें देखेंगे, उसी तरीके से इसमें भी देखेंगे। तो जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा क्या आएगा? कम आएगा, वही कैपिटल स्ट्रक्चर का हम सिलेक्शन करेंगे। लेकिन अगर हम दो ही चीज लगा रहे हैं, डेब्ट कैपिटल लगा रहे हैं और ओनर्स इक्विटी कैपिटल लगा रहे हैं, तो इक्विटी कैपिटल लगा रहे हैं, मतलब 50 लाख पाने के लिए हम इक्विटी कैपिटल लगा रहे हैं, डेब्ट कैपिटल भी लगा रहे हैं। तो देखेंगे कि किसमें मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम पड़ रहा है। जिसमें कम पड़ेगा कैपिटल स्ट्रक्चर में उसका यूज क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। बात समझ गए? यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डील कैसे करेंगे? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कट ऑफ रेट होता है ऑफ द फंड, फंड का कट ऑफ रेट होता है। तो जिसमें अगर डेब्ट कैपिटल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम लग रहा है, इक्विटी कैपिटल के कंपेयर में डेब्ट में कम लग रहा है, तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट कैपिटल का ज्यादा यूज करेंगे। लेकिन अगर इक्विटी कैपिटल में कम पड़ रहा है तो डिबेंचर के कंपेयर में इक्विटी कैपिटल का ज्यादा यूज करेंगे। समझ गए? अच्छा, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया रिस्क, क्वांटिटी ऑफ रिस्क, जोखिम की मात्रा। हाँ, जोखिम माने आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें रिस्क क्या है? बहुत ज्यादा है। माने कब कितना कमाओगे उसकी कोई गारंटी, माने इस साल कितना कमाएंगे, अगले साल कितना कमाएंगे, आपका जो इनकम लेवल है वो फ्लैक्चुएटिंग कर रहा है। इनकम लेवल फ्लैक्चुएटिंग, मैंने इस साल एक बार 10 लाख कमा लिए, अगले साल जीरो, अगले साल में लॉस में चले गए। तो आपका जो इनकम है वो रेगुलर नहीं है, फ्लैक्चुएटिंग हो रहा है। इसका मतलब आप रिस्की बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर आपका बिजनेस रिस्की है तो कर्जा काहे लगाओगे भाई? कर्जा तो उस समय अगर रिस्क मोर है, रिस्क क्या है? ज्यादा है, तो लेस डेब्ट कैपिटल का यूज करेंगे। बात समझ गए? रिस्क अगर ज्यादा है तो डेब्ट कैपिटल का यूज क्या करेंगे? कम करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में। और ओनर कैपिटल का यूज, ओनर्स कैपिटल का यूज क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे, मोर यूज करेंगे, मोर ओनर कैपिटल ज्यादा यूज करेंगे। कब? अगर रिस्क बिजनेस में ज्यादा है। अगर रिस्क कम है, अगर आप रेगुलर प्रॉफिट कमा रहे हो, बिजनेस रिस्की नहीं है, तो कर्जा ले सकते हैं आराम से। आप नॉर्मली छोटा मोटा बात करो ना, आप कमा कितना रहे, आपके इनकम फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो कर्जा लेने में डर होगा कि नहीं होगा? डर होगा। तो अगर इनकम लेवल फ्लैक्चुएट है, मान लो कोई जॉब कर रहा है, उसकी इनकम फिक्स है, तो समझता है कि हम कर्जा लेंगे तो महीने महीने 10,000 रुपया सधा सकते हैं, क्योंकि वो जानता है कि हमारा इनकम फिक्स है, फ्लैक्चुएट नहीं करेगा। लेकिन जिसके इनकम ही फिक्स नहीं है, वो ऐसे बिजनेस कर रहा है कि फ्लैक्चुएट करते रहते हैं इनकम, तो उस समय डेब्ट कैपिटल का यूज कम करना चाहिए। ठीक है। चौथा पॉइंट है कैश पोजीशन ऑफ बिजनेस, कैश पोजीशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की रोकड़ स्थिति। कैश पोजीशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की रोकड़ स्थिति, व्यवसाय की रोकड़ स्थिति।
देखो सारा चीज कैश पोजीशन पर डिपेंड करता है। अगर बिजनेस हम ऐसा कर रहे हैं कि कैश मेरे पास बराबर आते रहता है, मान लीजिए ऐसे धंधा कर रहे कि बराबर कैश, मतलब कोई ऐसे धंधा कर रहा डेली रुपया आ रहा है, तो डेली रुपया आ रहा है तो हम किसी का भी कर्जा क्या कर सकते हैं, किसी भी समय ब्याज सधा सकते हैं, उसी में कुछ बचा के रखेंगे तो 1-2 साल के बाद मूलधन भी क्या कर सकते हैं, सधा सकते हैं। यही सिचुएशन कंपनी के साथ होता है। आप ऐसे बिजनेस कर रहे हो जहां पर कैश फ्लो पोजीशन क्या है, बेस्ट है, माना कैश रेगुलर आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप डेब्ट कैपिटल का यूज कर सकते हैं। और ऐसे बिजनेस कर सकते हैं इसमें कैश कब आएगा कोई गारंटी नहीं है, कैश पोजीशन गुड नहीं है, अच्छी नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप डेब्ट कैपिटल का यूज कम कर सकते हैं। यानी कैश पोजीशन अगर गुड है तो मोर डेब्ट कैपिटल क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं क्या। इसका वाइस वर्सा, कैश पोजीशन अगर आपका अच्छी नहीं है, अगर कंपनी की रोकड़ स्थिति अच्छी नहीं है, तो कंपनी ऋण पूंजी का प्रयोग कम करे। बात समझ गया। अच्छा, अगला टॉपिक है नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ इंडस्ट्री या नेचर ऑफ बिजनेस कर सकते हैं। व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति, कुछ बिजनेस का नेचर होता है अपना। मान लीजिए कुछ लोग बिजनेस करता सीजनेबल करता है, तो उसका धंधा तो सीजनेबल ही चलेगा ना। मान लें हम किसी से कर्जा लिए और हम ऊन का कपड़ा बेच रहे, ऊनी वस्त्र बेच रहे हैं, तो मेरा धंधा कब चलेगा, विंटर सीजन में चलेगा। अब ब्याज तो हमको महीने महीने चुकाना पड़ेगा ना, कर्जा लेंगे तो हम चुका पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे। तो अगर आपका बिजनेस सीजनल बिजनेस है, कौन बहुत तरह का नेचर होता है बिजनेस का, बिजनेस क्या है, सीजनल बिजनेस है। सीजनल बिजनेस अगर आपका बिजनेस, तो लेस डेब्ट कैपिटल यूज कीजिए। तो डेब्ट कैपिटल का यूज क्या करेंगे हम लोग, कम करेंगे। क्यों कम करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट करने में दिक्कतें आ सकती है। अगर सीजनल बिजनेस है तो बिजनेस में ज्यादातर ओनर कैपिटल ही क्या कीजिए, लगाइए, ओनर कैपिटल लगाइए। ऐसे भी डिविडेंड साल के लास्ट में पे करना पड़ता है, या बादों में 1-2 साल रोक लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिबेंचर का पेमेंट साल में 2 बार करना पड़ता है, साल में 2 बार 6 महीना बाद उसका डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है। तो अगर मेरा बिजनेस सीजनल है तो डेब्ट कैपिटल का यूज कम कीजिए। अगर बिजनेस आपका रेगुलर है, मैंने ऐसे बिजनेस कर रहे जो धंधा रेगुलर चलता है, तो उस जगह में आप मोर डेब्ट कैपिटल का यूज कर सकते हैं, मोर डेब्ट कैपिटल का यूज कर सकते हैं। क्लियर। ये होगी आपको नेचर ऑफ बिजनेस। अगला टॉपिक है, कैगो टॉपिक हुआ, फर्स्ट 6 में है गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन, सरकारी नियमन। कुछ कुछ बिजनेस होता है जिस पर सरकार का कड़ा नजर रहता है, सरकारी नियमन। आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या है, ज्यादा है, माने गवर्नमेंट का रेगुलेशन और कंट्रोल क्या है, ज्यादा है। तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन और कंट्रोल ज्यादा रहेगा तो आपको कोई भी एडवाइस कुछ भी करोगे तो गवर्नमेंट से एडवाइस लेके करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में सोच समझ के बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि हम डेब्ट कैपिटल का यूज करेंगे तो बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इक्विटी कैपिटल का यूज करेंगे तो बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट करेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें हम ये नहीं कर सकते कि डेब्ट कैपिटल का यूज ज्यादा करेंगे या कम करेंगे। अगर आपके बिजनेस पर आप ऐसे बिजनेस कर रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट का ज्यादा शेयर है, मतलब पूरा हक गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट उस बिजनेस पर रेगुलेशन करता है, कंट्रोल करता है। मान लो जैसे बहुत सारा कंपनी बिजनेस में बहुत सारा पब्लिक सेक्टर का कंपनी होता है जिसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन अगर ज्यादा है या कम है तो उसके हिसाब से अपना कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कीजिए, डिटरमाइन कीजिए कि डेब्ट कैपिटल यूज करना फायदा रहेगा या इक्विटी कैपिटल यूज करना फायदा रहेगा। तो उसके बाद आपका हो गया डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो शुरू में बताना था हमको, चलिए अभी बता देते हैं, छूट गया तो कोई बात नहीं। ऋण क्षमता अनुपात, ऋण क्षमता अनुपात। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है डेब्ट और इक्विटी के बीच का रेशियो। डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। इसके बीच का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो कहते हैं। तो इसका आइडियल रेशियो जो होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो वो 2:1 होता है, आइडियल 2:1। अगर आपका 2:1 आ रहा है या इससे ज्यादा आ रहा है, नहीं समझे,
तो आप डेब्ट कैपिटल का यूज बिजनेस में ज़्यादा कर सकते हैं। और ये अगर इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, बहुत आदमी इसका उल्टा भी बोलता है, ये अगर इंक्रीज करेगा तो आप मोर डेब्ट कैपिटल क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर ये डिक्रीज करेगा, रेशियो कम जाएगा, तो आप लेस डेब्ट कैपिटल आपको स्ट्रक्चर में, जो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें डेब्ट कैपिटल का यूज कम करना पड़ेगा। अगर आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो ज़्यादा है तो ज़्यादा यूज कीजिए, कम है तो कम यूज कीजिए। तो डेब्ट कैपिटल रेशियो भी डिटरमाइन करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को। इस तरीके से बहुत सारा टॉपिक है। 7 गो हो गया, 8 गो। साइज ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का आकार, व्यवसाय का आकार। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो बिजनेस बहुत बड़ा होगा तो टर्नओवर भी ज़्यादा होगा, टर्नओवर ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप इंटरेस्ट आराम से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, भारी भरकम कर्जा ले लोगे तो उसी कर्जा के बोझ में क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे। वो तो वही हो गया कि बौना आदमी इतना बड़का पत्थर उठा के माथा में जा रहा था, तो दबेगा कि नहीं दबेगा, जबरदस्ती उठा भी लेगा तो थोड़ा दूर जाके दब जाएगा, वो उठबो नहीं करेगा, ऐसा दबेगा कि उठ ही नहीं पाएगा। तो अगर आपका बिजनेस का साइज क्या है, बिजनेस का साइज लार्ज साइज है क्या, तो मोर डेब्ट कैपिटल यूज कीजिए, मोर डेब्ट। अगर बिजनेस का स्मॉल साइज है तो कर्जा से बचने का कोशिश कीजिए, तो उस सिचुएशन में लेस डेब्ट यानी ऋण का यूज कम कीजिए। समझ गए। तो इस तरीके से बहुत सारा टॉपिक सब है। उसके बाद है आपको और सब बहुत सारा टॉपिक सब है। और सब बहुत सारा टॉपिक है, जैसे कि नेचर हो गया, साइज हो गया, डिविडेंड पॉलिसी। इतना भी लिखोगे चलेगा, समझ गए, इतना लिख देना आप लोग।